नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले 2 क्लासों में 2 टॉपिक देखे थे, जिसमें हम लोग 20 के दांत और जाति प्रथा श्रम विभाजन देखे थे। आज हम लोग मैक्स मोलर जी के द्वारा लिखी गई भारत से हम क्या सीखे हैं, इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में सारा क्वेश्चन जानने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसके बाद हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं उस टॉपिक को भी देखेंगे। और अब आपको लगातार एक दिन में 2-2 टॉपिक कवर किए जाएंगे हिंदी का, जिससे कि बहुत जल्द आप लोगों का हिंदी का जो पार्ट 1 है वो समाप्त हो जाए और व्याकरण का भी कुछ उसमें हम लोग बता सकें, क्योंकि इस बार व्याकरण से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके हिंदी में। तो सारा कुछ हम आपको कवर करवाएंगे, आप लोग चिंता नहीं करें। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो सारे अभ्यर्थी ज़रूर क्लास ज्वाइन कर ले। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप क्लास ले लीजिए। आपको सारा सब्जेक्ट का PDF, क्वेश्चन आंसर और उसके बाद सारे क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज के सेशन को देखते हैं कि क्या कुछ आज का क्वेश्चन है हमारे लिए। तो मैक्स मोलर, सबसे पहले ये बता देते हैं, मैक्स मोलर इस कहानी, इस भाषण है, इस एक तरीके से कह सकते हैं, इसका लेखक कौन है? मैक्स मोलर साहब है। तो मैक्स मोलर भारतीय कवि नहीं थे, वो विदेशी कवि थे। तो उन्होंने क्या लिखे भारत के बारे में वो हम लोग जानते हैं। कह रहा मैक्स क्वेश्चन ही कर रहा है कि मैक्स मोलर ने भारत को किस रूप में देखा है। मैक्स मोलर जी ने भारत को किस रूप में देखता था, कैसे वो भारत की व्याख्या करते थे, किस नज़रिए से वो भारत को देखता था। जैसे आपसे ही पूछा जाए, आप कहीं घूमने गए, मान के चलिए अभी आप लोग, आपके नज़दीक नेपाल है, विदेश के तौर पर कह सकते हैं, पड़ोसी देश भी है, वहीं गए और आपसे पूछा गया, वहाँ पर कोई आपसे पूछे, मीडिया या वहाँ के कोई या आदमी कोई पूछे कि आपसे, या आपके रिलेटिव भी पूछे कि इसके बारे में, आप नेपाल के बारे में क्या बता सकते हैं। तो उसी तरीके से मैक्स मोलर जी जब भारत का भ्रमण पे थे, भारत का विजिट किए, तो उन्होंने बताया कि भारत से हमें क्या सीखना चाहिए और भारत को वह किस रूप में देखता था। ये सारे कुछ आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला टर्म आप सब में लिख सकते हैं, इसके लिए हम सब टॉपिक में आपको दे दिया है। इससे क्या होता है कि आपका 2 लाइनें बढ़ जाती है और इससे आपका एग्ज़ाम जो कॉपी चेक करेंगे उस पर आपका इम्प्रेशन बढ़ेंगे, लगेगा कि नहीं अभ्यर्थी जो लिखे हैं वो जानते हैं सारा कुछ, और इससे आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इस अब तक तो ये आपको याद आ गया होगा। सिर्फ जो शीर्षक से रहेगा वो लेते हैं, उसका द्वारा जो रचित है उसको नाम लेते हैं, बाद बाकी चीज़ तो वही है। लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रश्न, और हाँ ये देखिए, ये जो कोमा हम दिए रहते हैं, इन्वर्टेड कोमा सब, तो ये नहीं कि कोमा का मतलब नहीं है। जब हम कहानी का नाम लिख रहे हैं, शीर्षक का नाम लिख रहे हैं, तो उसको कोमा के अंदर लिखना है, और जो रचयिता है, लेखक महोदय, उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। प्रस्तुत प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे, शीर्षक भाषण से संकलित है और मैक्स मोलर द्वारा रचित है। और हिंदी में हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि हिंदी का जो भी क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं वो प्लीज़ आप लोग कॉपी पे एक बार लिखिएगा। हम PDF आपको कल तक दे देंगे। सारे अभ्यर्थी जो क्लास लिए हैं उनको हम कल तक PDF प्रोवाइड कर देंगे। PDF इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको सारा कुछ एक साथ देंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार भेजना अच्छा नहीं रहता है, आपको भी ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेंगे, इसलिए नहीं दे रहे हैं। और आप लोग इसको लिखिएगा, आपके लिखने में ज़्यादा समय नहीं जाता, वीडियो भी बहुत लंबा नहीं रहता है। आप पढ़िए, उसके बाद आप लिखिए, चाहे वीडियो चला कर लिखते हैं या जैसे भी आप लिखते हैं आप लिखिए उसको, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। क्या है प्रस्तुत प्रश्न, भारत से हम क्या सीखे, शीर्षक भाषण से संकलित है। यह कहानी नहीं है, यह ऊपर में ही लिख दिए गए हैं कि भाषण है। तो क्या है, शीर्षक भाषण से संकलित है और मैक्स मोलर द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? तो मैक्स मोलर जी के द्वारा ये रचित है। ठीक है, उसके बाद है कि मैक्स मोलर ने, क्या हुआ कि मैक्स मोलर ने भारत को एक प्रयोगशाला के रूप में
देखा है। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे प्रयोगशाला का अर्थ ये मत समझिए कि यहाँ पे मैंने चीज़ों को बनाया जाता है। प्रयोगशाला के मतलब कि यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग स्कूल या विद्यालय जाते हैं तो कहते हैं हमको कि मतलब प्रयोगशाला में हमको कुछ करना है, क्या वहाँ पे हमको सीखने को मिलेंगे। तो मैक्स मुलर जी के नज़रिए से भारत एक प्रयोगशाला के रूप में देखा गया। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक बार भारत विजिट करना चाहिए और सारे कुछ यहाँ के जो गुण है उनको सीखना चाहिए। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं आगे। क्योंकि यहाँ सीखने तथा सिखाने योग्य कह रहा है, क्योंकि यहाँ सीखने तथा सिखाने योग्य सारी बातें उपलब्ध है। कह रहा है सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी यहाँ पर सारी बातें उपलब्ध है। ये हम नहीं, ये मैक्स मुलर जी कह रहे हैं जो कि लेखक है इस टॉपिक के। उनके अनुसार भारत के बारे में कहा जा रहा है। कोई समस्या जो लोकप्रिय शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसार के प्रतिनिधित्व या पूरे संसार का प्रतिनिधित्व, विधि निर्माण आदि से संबंध है। मतलब यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ सीख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी समस्या से लड़ने के लिए उसके बाद जो लोकप्रियता चाहिए, लोकप्रिय शिक्षा, उच्च शिक्षा तो आपको पता ही है उस टाइम तक्षशिला और हमारे पास ऐसे 3 विश्वविद्यालय थे जो कि अभी ऑक्सफोर्ड और भी बहुत सारा यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड का, उनसे भी टॉप मतलब कि अभी जैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी का नाम चलते हैं पूरे वर्ल्ड में। पहले हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का नाम चलते थे। तक्षशिला हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया। इस तरीके से हम लोगों का विश्वविद्यालय भारत का विश्व विख्यात है। यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए बहुत सारे लोग बहुत जगहों से आते थे। संस्कृत में आप लोग एक चैप्टर और देखने को मिलेंगे जहाँ पर गार्गी और भी बहुत सारे विदेशी आए थे यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने। कह रहा है कि यहाँ पर उच्च शिक्षा, संसार के प्रतिनिधित्व, संसार को किस तरीके से चलाया जाए, विधि निर्माण आदि के संबंध में भारतीय रूपी प्रयोगशाला में उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मैक्स मुलर जी के द्वारा कहे जा रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पर उच्च शिक्षा, संसार के प्रतिनिधित्व, विधि निर्माण आदि के संबंध में भारत रूपी प्रयोगशाला में इनकी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। इतनी मतलब कि भारत के बारे में मैक्स मुलर जी लिखे हैं। आगे क्या लिखे हैं तो आगे कह रहे हैं कि इसका विश्लेषण किया जा सकता है और दूसरे को बताया जा सकता है। कह रहा है कि भारत का विश्लेषण भी किया जा सकता है और दूसरे को बताया भी जा सकता है। भारत ने जो आप प्रयोगशाला में जो करते हैं, जो यहाँ प्रयोगशाला मतलब यहाँ भारत में आके जो सीखते हैं वो आप दूसरे को कहीं पर भी जाके दूसरे देश में बता भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, विश्लेषण भी उसका कर सकते हैं। उस टाइम हमारे भारत का बहुत क्रेज था। अभी भी विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे भारत, ये आपको पता है, आप सभी न्यूज़ देखते होंगे। और सिंपल इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और कोई हम ऐसे आपको सारा क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन आएंगे आपको। अगर लगेगा कि हम क्वेश्चन भूल गए हैं, हमको याद नहीं आ रहा है क्या लिखे, तो आप समझ जाइएगा मैक्स मुलर वाला चैप्टर है उसमें हमको भारत का वर्णन करना है और मैक्स मुलर के जरिए वर्णन करना है कि मैक्स मुलर जी ने भारत के बारे में ये कहा। हमारे भारत, आप तो भारत का वर्णन कर ही सकते हैं ना, आप अपने देश का है क्या सब थे वो सारा कुछ आप बता सकते हैं। ये नहीं अभी के समय के मत कह दीजिएगा कि अभी हम लोग बहुत डिजिटल हो गए हैं, ऑनलाइन कहीं पेमेंट कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वो मत कर दीजिए। पर आप मैक्स मुलर समय का वर्णन करिएगा। यदि कोई क्वेश्चन भूल जाते हैं तो, याद नहीं रहता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। और ये सारा कुछ ट्रिक सब जो होते हैं वो हम एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर और सारे सब्जेक्ट में हम बताएंगे आपको भी, चिंता नहीं करिए इसे। अगला है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है क्या कि हमको जल्द से जल्द समाप्त करके सारा सब्जेक्ट मिल जाए। इतना जल्दी हम आपको दे देंगे तो आप एग्ज़ाम आते आते सारा कुछ भूल जाइएगा, क्योंकि हमें पता है आपको कब कौन सी चीज़ें बतानी है, कौन सी चीज़ें को लास्ट में बतानी है, ये हमको पता है। इसलिए जो चीज़ लास्ट में बतानी है उसको बचा के रखे हैं। कह रहे मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा के महत्व को किस रूप में प्रतिपादन किया है। मतलब यहाँ पर आए तो मैक्स मुलर जी संस्कृत भाषा का भी मतलब कि उसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और वही यदि हम बात करें तो संस्कृत भाषा का
बहुत ही पुराना, मतलब कि सबसे पुरानी भाषा भी माना जाता है, प्राकृतिक भाषा है। उसके हम यदि बात करें, जो अभी आप लोग कंप्यूटर का जो लैंग्वेज पढ़ते हैं, C++ सब, ये जो कंप्यूटर का लैंग्वेज सब पढ़ते हैं, वो संस्कृत भाषा में बहुत ही सूटेबल बैठ रहे थे। लेकिन पश्चिमी देश, यूरोपियन कंट्री नहीं चाहते थे कि यह भारतीय पद्धति पर मतलब बनाया जाए, इसलिए उसको मतलब कि वो जो कि उसकी जो भाषा है उसके ज़रिए जो कि कंप्यूटर का उस तरीके से उनको दिया गया है। चलिए हम लोग संस्कृत भाषा की भी महत्ता का प्रतिपादन करते हैं, क्या कुछ इनके बारे में कहे हैं। संस्कृत भाषा चिंतन की एक गंभीर धारा में वह अवगाहन का क्या है कि अवसर प्रदान करती है। 2 बार अवगाहन लिखा गया है। कह रहा है कि संस्कृत भाषा क्या है कि चिंतन की गंभीर धारा में अवगाहन का अवगाहन का अवसर प्रदान करती है। मतलब संस्कृत जैसी गंभीर चिंतन परंपरा संभवतः यूरोप की किसी भी भाषा में उपलब्ध नहीं है। जिस परंपरा का संस्कृत में उल्लेख किया गया है, आप भी जानते हैं कि संस्कृत पर जो हमारी भाषाएं हैं वो कितनी प्राचीन है, और उसमें कि कैसे सारा कुछ मतलब धार्मिक और भी बहुत सारा कुछ लिखे गए हैं। और बहुत सारे जो अभी बने हुए हैं जो कि कन्वर्टेड भाषा है, चाहे वो हम यदि बात करें हिंदी का या उर्दू का, वो सब संस्कृत भाषा से ही लिया गया है। मूल भाषा संस्कृत ही है। तो मैक्स मुलर के अनुसार कहते थे यूरोप के भी किसी भाषा में ऐसी परंपरा, ऐसी संभवतः मतलब गंभीर चिंतन के बारे में नहीं दिया गया है। संस्कृत भाषा के बारे में ये बता रहे थे। संस्कृत भाषा में मानवीय संवेदनाओं और मानवीय संस्कारों को जागृत करने का अद्भुत क्षमता है। मतलब कह रहा है किसी भी देश में किसी मानवता का निर्माण करना है तो वो भारत से सीखे, क्योंकि भारत के पास जो संस्कृत भाषा है वो मानवीय संवेदनाओं और मानव के संस्कारों के जागरूक करने की अद्भुत क्षमता है। संस्कृत भाषा जो पढ़ लेगा वो मतलब कि सभी संवेदना, जो मानव के संस्कार होते हैं, जो इतने मतलब जो हमारे देश पहले जिसके लिए जाने जाते थे, उसमें अद्भुत हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत भाषा में ऐसी सारा कुछ दिया गया है परंपराओं का, और उसमें मानवीय संस्कारों का वर्णन इसमें इस तरीके से किए गए हैं। लेकिन हम लोग अभी संस्कृत को पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए हम लोगों को मतलब थोड़ा सा अपने संस्कृति से मुड़ गए हैं। और मैक्स मुलर जी ने इस तरीके से भारत का और संस्कृति भाषा का और भी बहुत सारा वर्णन किए हैं। अगला है कि मैक्स मुलर ने भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह क्यों दी थी। कह रहा है कि मैक्स मुलर जी ने भारतीय साहित्य को पढ़ने के लिए सलाह और भी यूरोपीय लोगों को क्यों दिया था। तो भारतीय साहित्य में अंतरम को परिपूर्ण, अधिक सर्वगामी, अधिक विश्वव्यापी और मानवीय बनाने तथा अलग जीवन एवं शाश्वत जीवन में सुधार लाने की अद्भुत क्षमता है। मैक्स मुलर जी भारतीय साहित्य को क्यों पढ़ने के लिए कह रहे थे, उसमें कुछ बात होगी, कुछ महत्ता होगी, तब ना वो बता रहे थे। क्या कह रहे थे कि मतलब उसमें अधिक विश्वव्यापी और मानवीय बनाने के, मतलब विश्व में और भी चीज़ों को जो विकसित करने की और मानवीय बनाने की। ये नहीं है कि मानव ही नहीं रहेगा तो संसार कैसे चलेगा। मान के चलिए कोई बड़े आतंकवादी या निगेटिव गतिविधि का अंजाम दे रहे हैं, तो उसको कैसे समझाया जा सकता है। वो उसको मतलब कि किसी साहित्य के माध्यम से समझाया जाता है, या आप यदि इस भारतीय साहित्य का अध्ययन करते हैं तो आपको मानवीय जीवन यापन करने की अलग मतलब जीवन शैली मिलेंगे। तो वही मैक्स मुलर जी कहना चाहते थे कि अगर भारतीय साहित्य को पढ़ा जाए तो वो अंतरम को परिपूर्ण, अधिक सर्वगामी मतलब सर्वगुणी बना देता है, और अधिक विश्वव्यापी और मानवीय बनाने तथा अलग जीवन एवं शाश्वत बनाने में सुधार लाने की अद्भुत क्षमता है। अतः मैक्स मुलर ने भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह दिया था। समझ गए क्यों सलाह दिया था। उसके बाद आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसमें तो बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी है, वो बताएंगे। पहले ये आप देख लीजिए।
एक इसका क्वेश्चन रह रहे हैं, इसको कर लेते हैं। कह रहा है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में मनन करने का योग्य क्या है, मतलब मनन क्या चीज़ पे कर रहे थे मैक्स मूलर के अनुसार। चलिए इसको भी हम लोग जानते हैं क्या कह रहे थे मैक्स मूलर जी। तो मैक्स मूलर जी कह रहे थे कि भारतीय मुनि ने ज्ञान का सर्वप्रथम साक्षात्कार किया और जीवन का सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनके समाधान ढूंढ निकाले थे। मैक्स मूलर की दृष्टि में उपयुक्त भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह दी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि थे वो ज्ञान विज्ञान के लिए अद्भुत मतलब कि मेहनत करते थे या ज्ञान विज्ञान के लिए तप करते थे और भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देते थे। भारतीय विज्ञान भारतीय चीज़ों में बहुत सारे कुछ थे, आपको पता नहीं होंगे कि नहीं, वैसे पता होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को जब जलाया गया था तो उसमें मतलब हजारों मतलब जड़ी बूटी जो कि स्वास्थ्य संबंधित बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में लिखे गए थे। और उसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे कि खिलजी ने, सॉरी खिलजी नहीं, बख्तियार खिलजी कहते थे, बख्तियार खिलजी ने उसको जला दिया था, जो कि उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे थे। उसका जो मुस्लिम का वेद थे वो ठीक नहीं कर पाए थे, तो वहीं से वेद गए थे और उन्होंने उनको बड़े रोग को भी ठीक किया था। तो उन्होंने सोचा कि भारत के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने उस प्रयोगशाला जो विश्वविद्यालय था उसको जला दिया और उसमें बहुत हजारों की संख्या में पुस्तकें जली, बहुत सारे कुछ थे, वो सारे ग्रंथ भी जला दिए गए थे। तो मतलब उस टाइम से ही हमारा भारत पूरी मतलब कि उस टाइम भारत को सोने की चिड़िया भी कहे जाते थे। तो उस टाइम भी जो भारत के मुनि थे वो बहुत ही सर्वप्रथम मतलब बहुत ही साक्षात तो होते थे, ज्ञान के मामले में बहुत ही मतलब ज्ञानकार साक्षात्कार होते थे, मतलब उसके पास ज्ञान विज्ञान की बहुत क्षमता होती थी। तो वही मैक्स मूलर जी कह रहे हैं कि भारतीय मुनियों ने ज्ञान का सर्वप्रथम साक्षात्कार किया, मतलब सर्वप्रथम कहीं पर ज्ञान का विकसित हुआ तो भारत में ही हुआ है। ये भारतीय राइटर ने, भारतीय लेखक ने, ये विदेशी राइटर का है जो कि यूरोपीय कंट्री से, वो उनका कहना था कि भारतीय मुनि ने ज्ञान का सर्वप्रथम साक्षात्कार किया था। सबसे पहले इन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उन्होंने समाधान भी निकाला था। मैक्स मूलर की दृष्टि में उपयुक्त भारतीय साहित्य को पढ़ने की सलाह दी गई और इसीलिए मैक्स मूलर जी सभी को भारतीय साहित्य पढ़ने की सलाह दे रहे थे। ठीक है, क्या रीज़न थे क्या थे वो आप समझ गए। अब इतना क्वेश्चन हम करवा दिए, अब आपका कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आएंगे तो छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, और ये नहीं है कि हम नहीं आएगा तो उस टॉपिक को हम नहीं करेंगे, उस बार ये आया तो इस बार ये आएंगे। लास्ट में हम बताएंगे कौन ज़्यादा आने की चांसेस है वो भी बताएंगे, लेकिन हम पूरा सिलेबस पढ़ा के देंगे, क्योंकि कोई अभ्यर्थी ये नहीं कहे कि हम मतलब कि हम क्लास लिया और सर ने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया, तो हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ा के देंगे। अगला चैप्टर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया, यह अभी एक क्या है, ललित निबंध है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि नाखून के बारे में बताते हैं कि जैसे नाखून जो बढ़ती है ना तो वो हमें क्या पता लगता है, इसे हमें पूर्व मतलब जो हमारे पूर्वज थे जो पहले शिकारों पर निर्भर करते थे तो वो बड़े बड़े नाखून रखते थे ताकि उससे शिकार करने में सहूलियत होती है। तो ये सारे कुछ इसमें जो कहानीकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो दर्शाने का प्रयास किया है कि नाखून हमारे लिए बर्बरता की निशानी है। कोई नाखून को रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनसे ये पता लगता है कि हम अपने पशुता का निशानी दे रहे हैं, इसलिए नाखून बार बार आते हैं, बार बार हम काट लेते हैं। तो चलिए क्या कुछ कह रहे हैं जानते हैं। कह रहे कि निबंधकार ने नाखून के प्रति आज मनुष्यों को किस प्रवृत्ति का जिक्र किया है, मतलब नाखून के प्रति मनुष्य का कौन सी प्रवृत्ति है आज के समय में, ये निबंधकार बताना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका, तो इसमें ये आप ज़रूर लिखिएगा क्योंकि इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब आप इसमें ये लाइन ज़रूर लिखिएगा। प्रस्तुत प्रश्न वाला, प्रस्तुत प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित निबंध से
संकलित है। बस इतना हो गया। उसके बाद किसके द्वारा रचित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये रचित है। इतना लिख दिया। पैराग्राफ चेंज करेंगे उसी पैराग्राफ में, नहीं अगला पैराग्राफ में। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक लाइन छोड़ दिए, आपको क्या है कि लकीर वाला पेज मिलेगा तो ये पैराग्राफ चेंज करने बोले तो आप ये लाइन छोड़ के इस लाइन से स्टार्ट करना शुरू कीजिए, नहीं। पैराग्राफ यहाँ हम इसमें लिखे, पैराग्राफ छोड़ने का कहे तो हम यहाँ बीच से हम लिखना शुरू करेंगे तो वो समझ जाएगा कि पैराग्राफ छोड़ा गया है, और यही सही तरीका है। ठीक है। संभवतः आज मनुष्य नाखून को नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा नाखून रहे। अगर आप बढ़ा भी लेते हैं तो आपके मम्मी पापा डांटते होंगे या आपके टीचर होंगे। बच्चा में तो बहुत मार खाए होंगे नाखून के लिए भी, कि स्कूल में जब जाते होंगे तो टीचर बोलते रहे नाखून दिखाओ, नाखून बड़ा होता है तो आपको डंडा पड़ता ही होगा। फिर भी अभी कुछ लोग रखते भी है, लड़कियां कुछ उंगलियों में रखती हैं अपने नेल पॉलिश को दिखाने के लिए, लड़के भी रखते हैं। तो वो रखना गलत बात भी नहीं है, इस कहानी में है, उसको आपको समझना है सिर्फ। और उसको मतलब कि मेडिकल दृष्टि से सफाई के अनुसार भी देखे जाते हैं, क्योंकि हम मुंह को हाथ को बराबर मुंह में लेते तो उसमें नाखून में गंदगी होने के कारण भी उसको कहते हैं काट लेने के लिए अच्छा माना जाता है। तो चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं इसमें। संभवतः आज मनुष्य नाखून नहीं रखना चाहता, वह नहीं चाहता है कि बर्बर युग का कोई भी निशानी उसके भीतर है। बर्बर युग मतलब उस टाइम जो नाखून के प्रयोग करके हमारे जो पूर्वज सब होते थे वो शिकार को काट के फाड़ के खा जाते थे नाखून की सहायता से, तो वो एक बर्बर की निशानी भी है। इसलिए नहीं चाहते हैं कि आज का कोई भी मनुष्य, इस कहानी के तात्पर्य यही है कि नाखून को लेकर कि बर्बरता को मतलब पूर्व जो हमारा युग था उस समय के बर्बरता को चिन्ह को नहीं रखना चाहते हैं। तो यही है कि मतलब संभवतः आज नाखून लोग नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि उस बर्बर युग की कोई भी निशानी उसके पास या उसके भीतर रहे। या आपके नाखून बढ़ जाते होंगे तो आपके घर के जो बड़े होंगे या कोई कह भी देते होंगे कि रे जानवर है रे, इतना बड़ा नाखून रखा है। ये मतलब अक्सर आप देखने सुनने को आपको मिलते होंगे। तो यह कहानी उसी के इर्द गिर्द है, और इस कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी है और सारे कुछ बताएंगे भी हम आपको, और लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा आप लोग उतना कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर एक और क्वेश्चन होता है तो हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारा जल्दी जल्दी कवर भी हो जाए। कारण निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैरान होकर क्या सोचते थे। तो निबंधकार, प्रस्तुत प्रश्न वाला आप लिख लीजिएगा, प्रस्तुत प्रश्न इस सारे में लिखने का प्रयास करिएगा। प्रस्तुत प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित शीर्षक ललित निबंध से संकलित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। उसके बाद लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। पैराग्राफ कैसे चेंज करना है वो हमने आपको बता दिए। कह रहा है कि निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैरान होकर क्या सोचते थे। तो निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस बात पर हैरान है कि यह आज कोई भी बच्चा अपने नाखून नहीं काटता, क्योंकि उसे अपना अभिभावक और या माता पिता से डांट खानी पड़ती है। पर ठीक उसके विपरीत कह रहा है कि ठीक उसके विपरीत आदिम युग में, मतलब यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो गया, कोई भी बच्चा अपने नाखून नहीं काटता। अच्छा हाँ, हमको बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगर कोई भी बच्चा आज अपने नाखून नहीं काटता तो उसे अपने अभिभावकों और माता पिता से डांट खानी पड़ती है। ये लाइन हमने आपको पहले बताई भी है। यदि आज अपना नाखून नहीं रखिएगा तो घर में आपको बड़ों से, अभिभावकों से डांट जरूर पड़ेंगे। अगर अभिभावकों से बच भी गए तो आप टीचर से तो बचने वाले हैं नहीं, तो वहाँ पर भी आपको डांट पड़ने वाली है। पर ठीक उसके विपरीत आदिम युग में क्या होता था, तो कोई भी बच्चा अपने नाखून को काट डालता था
तो उसे अपने अभिभावकों से डांट खानी पड़ती थी। अभी के समय में नहीं काटिएगा तब डांट खानी पड़ेगी। उस समय अगर कोई बच्चा यदि नाखून काट लेता था तो उसको डांट खानी पड़ती थी, तुम क्यों काटा, कैसे शिकार करेगा, इसका ज़रूरत है तुम्हें। तो ये मतलब कि इसकी और इस वजह से आज के बच्चे नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उसे वो बर्बरता की निशानी भी प्रतीत होती है। ऐसा मानवीय प्रवृत्ति से आए हुए बदलाव से ही संभव जान पड़ता है। मतलब ये कैसा होता है कि मानवीय प्रवृत्ति में बदलाव होने से ही ये संभव जान पड़ता है। ये जो पहले होती थी वो उसमें कुछ बदलाव आया है, तो मतलब क्या, मानवीय प्रवृत्ति में बदलाव आया। को किस रीज़न से पहले रखा जाता था, अब किस रीज़न से उसको हटाया जाता है, ये सारे कुछ हम आपको बता दिए। और इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है उसको आगे के हम क्वेश्चन में करेंगे कि लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखा जाना कहाँ तक संभव था। तो हमने आपको बताया है कि पहले अस्त्र के रूप में नाखून का प्रयोग किया जाता था किसी पशु पक्षी को खाने के लिए, और भी बहुत सारा कुछ कार्य के लिए किए जाते थे। तो ये आप लोग इतने क्वेश्चन समझ लिए, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आज हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो आपको ज़्यादा बर्डन लगने लगेगा। आपका सिलेबस पूर्णतः समाप्त होंगे, आप लोग उनके लिए चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। और इंग्लिश को लेकर आप लोग सोच रहे हैं, साइंस का एक चैप्टर और फिजिक्स का बचा है, विद्युत चुंबकीय। उसके बाद हम लोग शाम वाले सेशन में हम लोग इंग्लिश ही शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।